विश्व का भूगोल। क्लास नोट्स। फर्स्ट हेडिंग है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कॉस्मोस। कॉस्मोस को एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। उदाहरण परमाणु, धूमकेतु, तारा, ग्रह, आकाशगंगा, प्रकाश, अंधेरा आदि। समस्त भौतिक पदार्थ के साथ समस्त ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्लॉडियस टॉलमी। पृथ्वी का केंद्र में होना, सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। वारामिहिर, सूर्य का केंद्र में होना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। ये दो कॉन्सेप्ट वारामिहिर ने दिए हैं। निकोलस कॉपरनिकस, सूर्य का केंद्र में होना, पृथ्वी का उसके चारों ओर परिक्रमा करना। निकोलस कॉपरनिकस, इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। ये बेल्जियम के खगोलशास्त्री थे। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। आकाशगंगा, तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। आकाशगंगा कंपोजिशन 98% तारे, 2% धूल कण एवं गैस। अनियमित आकाशगंगा 3% है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा 17% है। स्पाइरल आकाशगंगा 80% है, जिसमें से मंदाकिनी, एंड्रोमेडा आदि। स्पाइरल आकाशगंगा में केंद्र में सबसे अधिक तारे होते हैं, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है और एक ब्लैक होल होता है। सबसे किनारे पर, पुछल्ले पर तारे कम होते हैं, सबसे कम तारे होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरी करता है। सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इसको एक कॉस्मोस ईयर भी बोलते हैं। हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में है। हैशटैग सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सौरमंडल वह तंत्र है जिसमें सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह गुरुत्व के कारण एक तारे की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और ग्रह में भी दो तरह के आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों से निर्मित होते हैं, ये पार्थिव ग्रह होते हैं। और बाह्य ग्रह गैसों से निर्मित होते हैं, इनको जेवियन ग्रह भी कहते हैं। और 4 ग्रह आंतरिक है, 4 ग्रह बाह्य हैं। आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। और सौरमंडल के बाहर जहाँ पर प्लूटो है, वहाँ पर एक क्यूपर पट्टी होती है। 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और 4 बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसका रेवोल्यूशन सूर्य का होता है 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करता है, ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, 365 दिन में एक परिक्रमा पूरी करती है। इसका एक उपग्रह है। मंगल पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, इसका 687 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, 11.9 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है और इसके 82 उपग्रह हैं। शनि पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा सूर्य की पूरी करता है और इसके 100+ उपग्रह हैं। अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करता है, 84 साल में एक परिक्रमा पूरी करता है, 27 उपग्रह हैं इसके। वरुण पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है, 164 साल में एक परिक्रमा पूरी करता है, इसके 14 उपग्रह हैं। टोटल केवल 2 उपग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करते हैं, एक शुक्र, दूसरा अरुण। और प्लूटो के ऊपर पट्टी में स्थित है, क्षुद्र ग्रह। सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रमुख तारा है। सौरमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य की सबसे बाह्य परत को कोरोना कहते हैं। कोरोना के अंदर की परत वर्णमंडल होती है। वर्णमंडल के अंदर की परत प्रकाश मंडल होती है। प्रकाश मंडल के अंदर की परत संवहन मंडल होती है।
संवहन मंडल के अंदर की परत विकिरण मंडल होती है और सबसे अंदर की परत होती है कोर। कोर में नाभिकीय संलयन होता है, प्लाज्मा होता है, इसका टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। चालन सॉलिड, कंडक्शन सॉलिड में होता है, संवहन लिक्विड में होता है, विकिरण गैस में होता है। ये तीनों माध्यम हैं। विकिरण में रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये वायु में गति करती हैं और इनका कोई माध्यम नहीं होता। एयर एंड नो मीडियम। सूर्य की परतें, लेयर्स, कोर, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, ये आंतरिक परतें हैं। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना, ये बाह्य परतें हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वर्णमंडल और कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल और कोरोना दिखाई देता है। उस समय डायमंड रिंग शेप बनती है जिसे हीरक वलय कहते हैं। अत्यधिक पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है सूर्य ग्रहण के समय जब वर्णमंडल और कोरोना केवल दिखाई देते हैं। हैशटैग प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य का धरातल, प्रकाश मंडल सूर्य का धरातल है। इस परत में सन स्पॉट पाए जाते हैं। इन सन स्पॉट्स को सबसे पहले गैलीलियो ने खोजा था। इनकी लाइफ साइकिल होती है 11 साल। हैशटैग सूर्य। संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86 संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य का व्यास है 1.39 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी के व्यास का 109 गुना। सूर्य की आयु है 6.6 अरब। सूर्य की आयु है 4.6 अरब वर्ष। सूर्य का भार है पृथ्वी के भार की तुलना में 3,33,000 गुना अधिक भार है सूर्य का। सूर्य में गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। औसत घनत्व सूर्य का है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केंद्र का घनत्व है 162.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य अपने अक्ष पर 27 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है। बाहरी सतह का तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की आंतरिक परत है 3 परतें आंतरिक, कोर, विकिरण मंडल और संवहन मंडल। नंबर 1, कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग है ये। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य के कुल द्रव्यमान का 20% इसी भाग में निहित है। इसका तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस से 16 लाख डिग्री सेल्सियस है। सभी पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था में हैं। 2, विकिरण मंडल। ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण मंडल में होता है। 3, संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। इस मंडल में ऊर्जा का प्रवाह संवहनी धाराओं के रूप में होता है। इस मंडल में कोशिकाएं, सेल्स गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल में कोशिकाएं गैसें पाई जाती हैं। तापमान इसका होता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्य परत, प्रकाश मंडल। इसका तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का वह हिस्सा जो हमें दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल होता है। सूर्य की सतह है प्रकाश मंडल। इस भाग में सनस्पॉट दिखाई देते हैं। सूर्य की सतह का सबसे ठंडा भाग सनस्पॉट होता है। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसका टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस है। वर्णमंडल। इस परत को सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। ये परत पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। इसका रंग लाल होता है। ये हीरक वलय के समान होती है, डायमंड रिंग। अगला है कोरोना। इसको सूर्य मुकुट भी बोलते हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इस भाग से एक्सरे का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हैशटैग ग्रह प्लैनेट। यह ग्रीक शब्द प्लान ताई, जिसका मतलब होता है चारों ओर परिक्रमण करने वाला, से बना है। ग्रह की परिभाषा। प्राग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ 2006, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने 2006 में प्लूटो को
ग्रह के क्षेत्र से बाहर कर दिया क्योंकि इसका ऑर्बिटल फिक्स नहीं था। प्लैनेट पैरामीटर, प्लैनेट होने के लिए पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक पहला पैरामीटर है पर्याप्त गुरुत्वीय बल होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। प्लैनेट ग्रह के लिए पैरामीटर कौन कौन से मापदंड होने चाहिए ग्रह के लिए? पहली चीज़ पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, दूसरा गोलाकार आकृति होनी चाहिए, तीसरा सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता हो, यानी कि उसका ऑर्बिट फिक्स हो एवं उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। ये 4 पैरामीटर हैं। पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल, गोलाकार आकृति, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है यानी कि ऑर्बिट फिक्स, एवं उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। #बुध मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल है 88 दिनों का। ये घूर्णन 59 दिनों में घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। इस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है ये। इसके सुबह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों के बीच अंतर 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। बुध ग्रह का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। नासा द्वारा भेजे गए मिशन मैरीनर 10 1973 में भेजा गया था, मैसेंजर 2004 में भेजा गया। 2 मिशन नासा द्वारा भेजे जा चुके हैं। अगला शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है तथा आकार में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 225 दिन है। इसका अपने अक्ष के परितः घूर्णन है 243 दिन 243 डेज। ईस्ट से वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम 2 ही ग्रह घूमते हैं, एक शुक्र घूमता है, एक अरुण घूमता है। वायुमंडल में 95.98% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। रात्रि में चंद्रमा के समान दूसरा सबसे अधिक चमकने वाला खगोलीय पिंड है ये। सुबह पूर्व की ओर चमकता है, इसको भोर का तारा बोलते हैं। शाम को पश्चिम की ओर चमकता है, इसलिए इसको सांझ का तारा बोलते हैं। नेक्स्ट मंगल, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से ये लाल इसका रंग है, इसकी वजह से इसको लाल ग्रह बोलते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ये। परिक्रमण इसका है 687 दिनों में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके प्राकृतिक उपग्रह 2 हैं, डीमोस और फोबोस। और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस, फोबोस, जिसमें डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है मंगलयान मिशन, MOM, मिशन ऑन मार्स। भारत का पहला मंगल मिशन था ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। ये श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आंध्र प्रदेश में जो है वहाँ से लॉन्च हुआ था। इसका वाहन है PSLV C-25। प्रथम प्रयास में सफल होने वाला पहला देश भारत है। निक्स ओलंपिया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक जो है मंगल ग्रह पर मौजूद है। ओलंपस मॉस नाम का पर्वत, ये हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है ओलंपस मॉन्स, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट बाह्य ग्रह, जेवियन ग्रह या गैसों से बने ग्रह। इनमें फर्स्ट है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। इसके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है 95। मान्यता प्राप्त उपग्रह इसमें हैं 16। मुख्य उपग्रह हैं गैनीमिड बृहस्पति का तथा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमिड, यूरोपा, लो, कैलिस्टो, आयो आदि। यह ग्रह स्वयं की अपनी रेडियो ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र कहते हैं। गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आदि। परिक्रमण काल
11.9 वर्ष। अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन करने वाला ग्रह है ये। 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। अगला है शनि। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं 145। सबसे बड़ा है इसमें टाइटन। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ये ग्रह पानी पर भी तैर सकता है। परिक्रमा ये 29.5 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है सूर्य की। इस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं। रिंग की टोटल संख्या है 7। शनि पीले रंग का ग्रह दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल की ऊपरी परत में अमोनिया के कण पाए जाते हैं। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा कैसिनी मिशन शनि ग्रह पर भेजा गया। कैसिनी मिशन शनि ग्रह पर उपस्थित वलयों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है अरुण ग्रह यूरेनस। परिक्रमा 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसकी घूर्णन की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने 1781 में। इस ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह के चारों ओर शनि के समान रिंग पाए जाते हैं। मीथेन की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं 27 नेचुरल मून। नेक्स्ट है वरुण ग्रह नेपच्यून। वरुण ग्रह नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इसकी खोज जॉन गॉल ने की थी 1846 ईस्वी में। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसकी परिक्रमा ये सूर्य की परिक्रमा 165 साल में करता है। इसका घूर्णन काल है 16 घंटे 6 मिनट। ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 6 मिनट पे एक चक्कर लगा लेता है। प्राकृतिक उपग्रह इसके 14 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह इसका है ट्राइटॉन। नेपच्यून का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है ट्राइटॉन। यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है यम प्लूटो। 2006 में इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा प्राग सम्मेलन में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तथा इसे बौना ग्रह घोषित किया गया। इसकी खोज की थी क्लाइमड टॉमबैग ने 1930 में। क्लाइमड टॉमबैग यह ग्रह वरुण की कक्षा का चक्कर लगाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है तथा इसका आकार भी काफ़ी कम है। अन्य बौने ग्रह हैं एरिस, प्लूटो, हेमिया, सेरेस आदि। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड ये मंगल तथा बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धूमकेतु कॉमेट। इनको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ये धूल के कणों से निर्मित परवलयाकार इलिप्टिकल पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटते। जब ये सूर्य के समीप जाते हैं तो अधिक तापमान पाकर ये जलने लगते हैं। इनकी पूंछ सदैव विपरीत दिशा में होती है। हैशटैग पृथ्वी की गतियाँ मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है। एक परिक्रमण गति रिवोल्यूशनरी मोशन और दूसरा परिभ्रमण गति रोटेशन मोशन। परिक्रमण गति दीर्घवृत्ताकार गति है। ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और परिभ्रमण गति होती है घूर्णन गति होती है, या अपने अक्ष पर गति करती है। परिक्रमण गति 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा होती है सूर्य की। इससे वर्ष का निर्धारण होता है, लीप वर्ष का निर्धारण होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वार्षिक गति होती है और दिन रात का छोटा बड़ा होना इससे संबंधित है। परिक्रमण गति से वर्ष का निर्धारण होता है, लीप वर्ष का निर्धारण होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है, वार्षिक गति होती है और दिन रात का छोटा बड़ा होना भी परिक्रमण गति से ही संबंधित है। अगला है घूर्णन गति। इससे दिन रात का होना होता है, ज्वार भाटा। ये दो चीज़ें घूर्णन गति से संबंधित है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 1.49 × 10⁻11 मीटर। इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, AU। 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें दोबारा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं।
21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसको विषुव इक्विनॉक्स बोलते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं इस दिन 21 मार्च को। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसको विषुव इक्विनॉक्स बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। उस दिन भी दिन रात बराबर होंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन बड़े और रात छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, दिन छोटे और रात बड़ी होगी। इसको ग्रीष्म आयतांक या कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। 22 दिसंबर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। इसको शीत आयतांक यानी मकर संक्रांति भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हैशटैग उपसौर तथा अपसौर की घटना। पृथ्वी का सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार घूर्णन 4 जुलाई को अपसौर होता है और 4 जनवरी को उपसौर होता है। यानी कि 4 जनवरी जब नया साल आता है तो उपसौर होता है, 4 जुलाई जब आधा साल बीत जाता है तो अपसौर होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक उपसौर वाले दिन होती है 14.70 किलोमीटर, और पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर अपसौर वाले दिन होती है, यानी कि 4 जुलाई को होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जल के सापेक्ष पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है सभी ग्रहों में। पृथ्वी की आकृति है जियोइड शेप में। सर्वप्रथम अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी का व्यास है इक्वेटर पर 12,756 किलोमीटर और ध्रुवों पर 12,714 किलोमीटर। वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर चाल है 1,610 किलोमीटर पर आवर पश्चिम से पूर्व की ओर। 1,610 किलोमीटर पर आवर पश्चिम से पूर्व की ओर। चंद्रमा। नेक्स्ट चंद्रमा। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसे पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है तथा रात की रानी कहा जाता है। इसकी स्टडी को सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा की स्टडी को सेलेनोलॉजी बोलते हैं। पृथ्वी की अनुपस्थिति के कारण वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण यहाँ का तापांतर अधिक है। यहाँ का दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय 1.3 सेकंड। चंद्रमा का परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल समय सेम ही होता है, 27 दिन 8 घंटा, दोनों सेम। परिक्रमण भी होता है एक ही और परिभ्रमण काल भी एक ही होता है, 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लगभग 1/6 गुना है। नेक्स्ट उपभू अपभू क्या है? उपभू से कहते हैं पृथ्वी की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपभू, और पृथ्वी की चंद्रमा से अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपभू। जैसे उसमें उपसौर अपसौर होता था, वैसे इसमें अपभू उपभू है। सुपरमून। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप हो तो वह अत्यंत बड़ा दिखाई देता है, इसे सुपरमून की घटना कहा जाता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही दिखाई देता है। ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं तब दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है।
जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं तब दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। सिजगी, जब सूर्य, पृथ्वी तथा मून एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो इसे सिजगी कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा मून एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो इसे सिजगी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या को होती है परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती। पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य हीरक वलय, डायमंड रिंग। विजिबल लेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, इसमें यूवी किरणों का उत्सर्जन काफ़ी होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्टडी। प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, ये 3 प्रत्यक्ष स्रोत हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत में है घनत्व, तापमान, दाब। ये 3 चीज़ें अप्रत्यक्ष स्रोत में आती हैं। एडवर्ड स्वेज के अनुसार पृथ्वी की परतों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। सियाल, सीमा, नीफे। 0 से लेकर 32 डिग्री को सियाल होती है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की परतों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। 0 से लेकर 32 किलोमीटर के भाग को क्रस्ट बोलते हैं। इसमें सियाल होता है, इसे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, वैसे इसको सियाल परत बोलते हैं। 32 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर को मेंटल बोलते हैं, ये सबसे बड़ी परत है। इसमें सियाल और मैग्नीशियम होते हैं इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर के भाग को कोर बोलते हैं, इसको नीफे बोलते हैं। इसमें नीफे निकिल और आयरन होता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर और घनत्व भी बढ़ता जाता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, और क्रस्ट में भी 2 तरह से हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के भाग को कान-रोड असंबद्धता बोलते हैं और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच के भाग को बोलते हैं मोहोक असंबद्धता। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के भाग को बोलते हैं रैपिटी असंबद्धता। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच के भाग को बोलते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता और अपर कोर और लोअर कोर के बीच के भाग को बोलते हैं लेहमान असंबद्धता। कुल मिला के 5 असंबद्धता हैं जो परतों के बीच में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिगर के माध्यम से है क्रस्ट जो है 0 से लेकर 32 किलोमीटर है। ये यहाँ पर अम्लीय / ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट की एवरेज चौड़ाई है 32 किलोमीटर। समुद्र से इसकी चौड़ाई, समुद्र में 5 किलोमीटर, पहाड़ से 70 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और नेक्स्ट है मेंटल में 32 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। इसमें क्षारीय और बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसकी एवरेज डेंसिटी है 3.5 से 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कोर की डेंसिटी है 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पदार्थों का तरल रूप में होना रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से होता है और जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे घनत्व, दाब और ताप में भी वृद्धि होती चली जाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आ जाता है 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में स्थलमंडल लिथोस्फीयर और 100 से लेके, अब हम ऊंचाई की बात करें, इसका दूसरी तरह वर्गीकरण है अर्थक्वेक वेव के हिसाब से।
तो 0 से लेकर 100 किलोमीटर में होता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। यहाँ पर अर्थक्वेक वेव जो हैं वो चलती हैं, भूकंपीय तरंगे यहाँ पे चलती हैं। नेक्स्ट है 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में होता है मैग्मा लिक्विड। यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति जो होती है धीमी हो जाती है। इसको एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। 400 से लेके 2900 किलोमीटर तक फिर भूकंपीय तरंगों की गति तीव्र होती है। इसको मध्यमंडल या मीजोस्फीयर कहते हैं। फिर 2900 से लेकर 5155 जो कि मैग्मा लिक्विड का बना होता है, इसको आउटर कोर कहते हैं। फिर 5155 से लेकर 6371 इसको इंटरनल कोर कहते हैं। ये ठोस है, इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये भारी तत्वों से निर्मित है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रस्ट। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 1% इसी भाग में निहित है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 1% इसी में निहित है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 1% इसी में निहित है। तत्व एलिमेंट ऑक्सीजन 46.60%, सिलिका 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%। क्रस्ट में पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% क्रस्ट में निहित है और एलिमेंट 4 है, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। नेक्स्ट है मेंटल। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग इसमें निहित है। नेक्स्ट है कोर। पृथ्वी के आयतन का कुल 16% भाग इसमें निहित है। नेक्स्ट भूकंप। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। कंपन प्राकृतिक रूप से भूकंप होते हैं प्लेटों की गति के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, उल्कापिंडों की टक्कर से, परमाणु परीक्षण की वजह से, इन सब की वजह से भूकंप आते हैं। इससे भूकंपीय तरंगे होती हैं, जिसकी वजह से कंपन होता है। भूकंप भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर महसूस होता है। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: एस वेव, पी वेव, एल वेव। धरातलीय तरंग केवल धरातल पर गति करती हैं, इनको एल वेव कहते हैं। एस वेव केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं और पी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गति करती हैं। एल वेव केवल धरातल में गति करती है, एस वेव केवल ठोस में गति करती है और पी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती हैं। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, भूकंपीय क्रिया में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं। इनकी स्पीड चाल होती है 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये तरंग तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं। अगला है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। इनकी स्पीड होती है 3.5 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तरंग प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है एल वेव्स या लव वेव्स। ये धरातलीय तरंगे। इनकी खोज की थी HD लव ने, इसलिए इनको लव वेव्स कहते हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों की भांति गति करती हैं। इनकी गति होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। भूकंप केंद्र से हमेशा समकोण पर, भूकंप का अधिकेंद्र जो होता है वो केंद्र से हमेशा समकोण पर होता है और वहाँ पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है अधिकेंद्र पर, एपिसेंटर। अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप का प्रभाव कम होता जाता है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक है, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर में है। हैशटैग भूकंपीय क्षेत्र, अर्थक्वेक जोन। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 81% है। मध्य महासागरीय पेटी में 17% हैं। इन 17% में हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड में आने वाले भूकंप आदि हैं। और है मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में भूकंप आते हैं। भारत में आने वाले सर्वाधिक भूकंप हिमालयी क्षेत्र
भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। हैशटैग क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान। फर्स्ट हेडिंग है वायुमंडल एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। इन गैसों में धूल कण गैस, जलवाष्प आदि होते हैं। नेक्स्ट है गैसें। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसका कार्य है पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है। ये वायुमंडल में ज्वलन की क्रिया में को मंद करने में सहायक है। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक है तथा ये वायुमंडल में ज्वलन की क्रिया को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ये 21% पाई जाती है। जंतुओं में श्वसन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में दहन की क्रिया में सहायक होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये 0.03% पाई जाती है। ये गैस प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण होता है पेड़ पौधों द्वारा। ये एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी गैस है। ये पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी गैस है। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें वायुमंडल की संरचना, इसमें होता है इक्वेटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। इसकी ऊंचाई होती है, एवरेज औसत ऊंचाई होती है 13.14 किलोमीटर। क्षोभमंडल के सबसे ऊपर 18 किलोमीटर पर की ऊंचाई पर तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसको समताप मंडल भी कहते हैं। उसके ऊपर होता है मीजोस्फीयर, यहाँ ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस यहाँ तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर होता है आयोनोस्फीयर, ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। इसकी औसत ऊंचाई है 13 से 14 किलोमीटर। इक्वेटर पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और पोल्स पर 8 किलोमीटर। सबसे अधिक इक्वेटर पर है और सबसे कम पोल्स पर है। ऐसी परत जिसकी ऊंचाई ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में बदलती रहती है, यो क्षोभमंडल है। इसकी ऊंचाई ग्रीष्म और शीत ऋतु में बदलती रहती है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, बिजली गिरना, ये सभी क्षोभमंडल में होता है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। 165 मीटर प्रति 1 डिग्री का गिरावट आता है तापमान बढ़ने के साथ साथ। नॉर्मल लैप्स रेट है ये। इसे 165 मीटर बढ़ेगा, 1 डिग्री कम होता चला जाएगा। समताप मंडल, इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर तक। इसकी मोटाई है 30 से 32 किलोमीटर औसत मोटाई है इसकी। इस परत में लगभग तापमान एक समान रहता है। इस परत में क्षैतिज पवनों का प्रवाह होता है। वायुयान को उड़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं। वायुमंडल समताप मंडल में उड़ता है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व होता है। ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व 25 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई है डाप्सन इकाई। हानि ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जो जेट एरोप्लेन में होता है, इससे इनको हानि होती है ओजोन परत को। ओजोन संरक्षण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मध्यमंडल मीजोस्फीयर। इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर। ये वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग माना जाता है। इस भाग में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आने लगती है। इस भाग में उल्कापिंड हवा के घर्षण से जल जाते हैं। नेक्स्ट है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर तक। वायुमंडल की इस भाग में कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं।
इस भाग में रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है। इस भाग में सभी कण या गैसें आवेशित रूप में होती हैं, यानी चेंज्ड फॉर्म में। इस भाग में अरोरा की घटना होती है। आयन मंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। एक है डी लेयर, निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है यहाँ पर। दूसरा है ई लेयर, केनली हेविसाइड परत भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट है एफ एवं जी लेयर, सभी प्रकार की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है बहिर्मंडल एग्जोस्फेयर, 640 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ भाग बहिर्मंडल कहलाता है। इस भाग में कुछ कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें हीलियम गैस की प्रधानता होती है। आयन मंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक काल्पनिक रेखा कारमन रेखा कहलाती है। कारमन रेखा को अंतरिक्ष रेखा भी कहते हैं। वायुमंडल की संरचना का आधुनिक वर्गीकरण। एक है सममंडल होमोस्फीयर, इसमें 3 मंडल पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। और दूसरा है विषम मंडल हेट्रोस्फीयर, इसमें 2 मंडल पाए जाते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट है सूर्यतप आइसोलेशन, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को सूर्यतप कहा जाता है। पृथ्वी औसत रूप से सूर्य की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। सूर्य से आने वाला सौर विकिरण सोलर रेडिएशन कुछ ही मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से आने वाला सौर विकिरण सोलर रेडिएशन कुछ ही मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचता है तथा शेष भाग बादलों के द्वारा परावर्तित तथा जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सौर विकिरण का यही परावर्तन पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण कुल सूर्यताप का 35% भाग परावर्तित होता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। 27% इसमें से बादलों द्वारा परावर्तित होता है, 6% वायुमंडल द्वारा और 2% धूल कणों द्वारा होता है। 14% सौर विकिरण बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुल सूर्यताप का 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसे ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। नेक्स्ट दाब प्रेशर, इकाई क्षेत्रफल लगाया गया बल दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। वायु दाब एयर प्रेशर, वायु की परतों के द्वारा पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। सर्वाधिक वायु दाब समुद्र तल पे होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आती है। एयर प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/, ताप, ये ओपन सिस्टम के लिए है। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये क्लोज सिस्टम के लिए है। वायु दाब पेटियाँ, एयर प्रेशर बेल्ट, इनका निर्माण पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है। जो डिग्रीज होती हैं, इनका निर्माण ताप के कारण होता है। जो टेम्परेचर प्रेशर में उतार चढ़ाव आता है, इनका निर्माण ताप के कारण होता है। पवन विंड, वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहा जाता है। वायु दाब में अंतर के कारण पवनों की उत्पत्ति होती है। पवनें 3 प्रकार की होती हैं: सन्मार्गी पवनें, सामयिक पवनें, स्थानीय पवनें। सन्मार्गी या परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। सन्मार्गी पवन या परमानेंट विंड वर्ष भर एक ही रूप से चलती हैं। ये स्थायी पवनें होती हैं। ये 3 प्रकार की होती है: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। दूसरा है सामयिक पवनें, सीजनल विंड। ये ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन के कारण बनती हैं। इनमें मानसूनी पवनें स्थल एवं समुद्री समीर, पर्वत एवं घाटी समीर होती हैं। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें, ये स्थानीय कारकों से उत्पन्न होती हैं। ध्रुवीय पवनें
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं। और पछुआ पवनें सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती हैं। इनकी दिशा पोल की तरफ होती है। व्यापारिक पवनें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बीच में चलती है। इनकी दिशा इक्वेटर की तरफ होती है। वायुमंडलीय वायुदाब पेटियाँ एयर प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर को डोलड्रम पेटी या शांत क्षेत्र भी कहते हैं। उन्नीस डिग्री नॉर्थ में टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। 19 डिग्री साउथ में भी टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। 0 डिग्री इक्वेटर पर टेम्परेचर अधिक होता है, प्रेशर कम होता है। पवनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड। एक व्यापारिक पवन / सन्मार्गी पवन, ट्रेड विंड। इसमें है पहला पॉइंट, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर। उत्तरी गोलार्ध में दिशा नॉर्थ टू ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। इसको पूर्वा पवन ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। व्यापारिक पवनों से प्रायः वर्षा नहीं होती है क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट थे ये गर्म शुष्क हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों से प्रायः वर्षा नहीं होती क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट ये गर्म एवं शुष्क हो जाती हैं। व्यापारिक पवनों के जोन में ही डोलड्रम पेटी पाई जाती है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण इस पर एक काल्पनिक बल कार्य करता है, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है तथा इक्वेटर की तरफ जाते समय इसका मान बढ़ जाता है तथा ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। नंबर 2, पछुआ पवनें वेस्टर्लीज। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ। इनकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। इन पश्चिमों में इनको पछुआ पवनें बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का प्रभाव अधिक होता है। 40 डिग्री अक्षांश को गरिष्ठता 40, 50 डिग्री अक्षांश को प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश को चीखता 60 कहते हैं। ये नाम स्थानीय नाविकों द्वारा दिए गए हैं। नंबर 3, ध्रुवीय पवनें पोलर विंड्स। दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। 80 से 85 डिग्री नॉर्थ साउथ से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर चलती हैं। इनकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ध्रुवों से चलने के कारण ये पवनें अत्यधिक ठंडी होती हैं। इनमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती है। ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनें जब मिलती है तो चक्रवात बन जाता है। नेक्स्ट, सामयिक पवनें सीजनल विंड्स। ऋतु परिवर्तन के साथ ये पवनें अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती हैं। मौसमी पवनें या सामयिक पवनें 2 प्रकार की होती हैं। एक समीर ब्रीज, 2 मानसून। समुद्री समीर सी ब्रीज समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं, दिन के समय चलती हैं। स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, रात के समय चलती हैं। नेक्स्ट, घाटी समीर वैली ब्रीज घाटी से पर्वत की ओर प्रवाहित होती हैं, दिन के समय चलती हैं। ये सामान्यतः गर्म हवाएं होती हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय समीर माउंटेन ब्रीज रात के समय पर्वत से घाटी की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट, मानसूनी पवनें मानसून विंड्स। ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती हैं। इन पवनों में नमी पाई जाती है। इन पवनों की उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य व्यापारिक पवनों से होती है।
भारत, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में प्रवाहित होती हैं। स्थानीय पवनें लोकल विंड स्थानीय कारकों से उत्पन्न होती हैं। ये पवन दो प्रकार की होती हैं, गर्म एवं शुष्क पवन, दूसरा ठंडी पवन। गर्म एवं शुष्क पवन, वार्म एंड ड्राई विंड। इसमें है एक सिराको विंड, ये गर्म एवं शुष्क पवन है। ये सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर और इटली में ये रक्त वर्षा कराती है। सहारा मरुस्थल से ये रेड सेडिमेंट लेती है, भूमध्य सागर में इसको मॉइस्चर मिलता है और इटली में ये रक्त वर्षा कराती है, इसको ब्लड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट चिनूक पवन है। यूएसए में रॉकी पर्वत की ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है ये। प्रेरी घासों के मैदान में ये पवन चलती है, चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। इसे चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। इसको हिमभच्ची पवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्मट्टन। अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तटों पर चलने वाली पवन है ये। इससे मौसम अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए पवन अच्छी होती है। इसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं, हार्मट्टन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट गर्म स्थानीय पवन, वार्म लोकल विंड। खमसिन मिस्र की पवन है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल की है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की पवन है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ये पवन चलती है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहती है। सेंटा आना ये है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में बहती है। शामल ये इराक में बहती है। शिमूम ये अरब प्रायद्वीप में बहती है। जोंडा ये अर्जेंटीना में बहती है। अवूब ये उत्तरी सूडान इन ब्रैकेट खार्तूम में बहने वाली पवन है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म एवं शुष्क मरुस्थल, ये 11 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है ठंडी स्थानीय पवनें, लोकल विंड, कोल्ड लोकल विंड। इनमें मिन्स्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में प्रवाहित होने वाली पवन है। ब्लिजर्ड साइबेरिया रूस में प्रवाहित होती है। पैम्पेरो अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में चलने वाली पवन है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया यूएसए में बहने वाली पवन है। नॉर्दर्न यूएसए में बहने वाली पवन है। बोरा इटली में बहने वाली पवन है। बुरान तुर्की में बहने वाली पवन है। लेवांटर दक्षिणी स्पेन एवं फ्रांस में चलने वाली पवन है। जोरन जूरा पर्वत में चलने वाली पवन है। नेक्स्ट चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसमें है जहाँ दो विभिन्न वायु राशियाँ एयर अमाउंट मिलते हैं वहाँ चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। चक्रवातों को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसका आकार अंडाकार या वी आकार का होता है। इसका आकार अंडाकार या वी आकार का होता है। चक्रवातों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्लॉकवाइज होती है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो। यह कीपनुमा चक्रवात है। ये एक ऐसा चक्रवात है जिसका ऊपरी भाग पश्चात मेघ से जुड़ा होता है तथा निचला भाग भूमि से जुड़ा होता है। इस चक्रवात से अधिक वर्षा होती है। अगला है नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है एवं बाहरी क्षेत्र में निम्न वायुदाब होता है। इसमें हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हैशटैग जलवाष्प आर्द्रता एवं वर्षण। फर्स्ट पॉइंट वायु राशियाँ, एयर मास। वायु की एक बड़ी परत को वायु राशि कहा जाता है। वायु राशि दो प्रकार की होती हैं, गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि। नेक्स्ट वाताग्र। दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है।
वाताग्र मध्य अक्षांशों मिड लैटिट्यूड से निर्मित होते हैं। वाताग्र अचानक तापमान में परिवर्तन लेकर आते हैं। वाताग्र चक्रवातों के सूचक होते हैं। नेक्स्ट, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता या निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता लगभग 5% होती है। नेक्स्ट, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित तापमान वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष आर्द्रता इक्वल टू निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100 बटे आर्द्रता सामर्थ्य। नेक्स्ट, बादल, क्लाउड। इनका निर्माण ऊंचाई पर संघनन की क्रिया के द्वारा होता है। सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण 1802 में ल्यूक हावर्ड के द्वारा किया गया। बादल वातावरण में ऊष्मा बनाए रखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर बादल छाए रहते हैं। समान बादलों को मिलाने वाली रेखा आइसोनेप कहलाती है। टाइप्स ऑफ क्लाउड, बादलों के प्रकार। निम्न स्तरीय बादल अधिकतम 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कपासी बादल, इन बादलों से वर्षा नहीं होती। ये बादल साफ मौसम के सूचक होते हैं। ये देखने में गुंबदाकार एवं फूल गोभी के जैसे होते हैं, या रुई के जैसे भी कह सकते हो, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्त्री बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। कपासी के बादल का होता है क्यूमुलस क्लाउड। और नेक्स्ट है स्त्री बादल, स्ट्रेटस क्लाउड। इन बादलों से भी वर्षा नहीं होती। इनका ऊर्ध्वाधर विस्तार कम एवं क्षैतिज विस्तार अधिक होता है। ये परतदार बादल होते हैं। नेक्स्ट, वर्षा स्तरीय बादल, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये भूरे रंग के बादल होते हैं एवं इन बादलों से वर्षा होती है। इनमें धीमी वर्षा लगातार होती रहती है। ये बादल मीनार की तरह लंबे होते हैं। नेक्स्ट, कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इन बादलों से सर्वाधिक वर्षा होती है। इन बादलों का ऊर्ध्वाधर विस्तार अधिक होता है। इन बादलों में तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि एवं अधिक झंझावात की उत्पत्ति होती है। इन बादलों में तेज बौछारी वर्षा, ओलावृष्टि एवं अधिक झंझावात की उत्पत्ति होती है। मध्य स्तरीय बादल, मीडियम स्ट्रेटस क्लाउड। इन बादलों का विस्तार 2 से 6 किलोमीटर तक पाया जाता है। नेक्स्ट, उच्च कपासी बादल। इन बादलों को पताका मेघ भी कहते हैं। इन बादलों से भी वर्षा नहीं होती। ये बादल वायुमंडल में लहरदार रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय बादल, हाई स्ट्रेटस क्लाउड। इसके अंदर फर्स्ट है पच्छाब बादल, साइरस क्लाउड। ये सफ़ेद रंग के होते हैं एवं पंखों के समान प्रतीत होते हैं। ये बादल पतले एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। ये बादल अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पतले होने के कारण सूर्य का प्रकाश इन बादलों से आसानी से पार हो जाता है। इन बादलों को मोतीमाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पच्छाब स्तरीय बादल, साइरस स्ट्रेटस क्लाउड। दुधिया मिल्की रंग के होते हैं। ये चादर के समान फैले होते हैं। इन मेघों के कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। इन बादलों के द्वारा सूर्य को भी छिपा लिया जाता है। नेक्स्ट, पच्छाब कपासी बादल, सीरो क्यूमुलस क्लाउड। ये बादल समूह में पाए जाते हैं। इन बादलों से छाया नहीं बनती। नेक्स्ट, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप है नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप एंड नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 पर
उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पे दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे अंटार्कटिका। इसमें फर्स्ट है एशिया महाद्वीप। संपूर्ण स्थलीय भाग का 29.8% हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है। अतः क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया की नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। एशिया महाद्वीप से लगे हुए सागर। उत्तर में आर्कटिक सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर का भाग है भूमध्य सागर। एशिया के पड़ोसी महाद्वीप। एशिया से अफ्रीका अलग होता है लाल सागर और अदन खाड़ी के द्वारा। एशिया से उत्तरी अमेरिका अलग होता है बेरिंग जल संधि द्वारा। एशिया तथा यूरोप के मध्य स्थलाकृति है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत और काला सागर। एशिया और यूरोप के बीच ये 5 स्थलाकृतियाँ हैं जो अलग करती हैं एशिया को यूरोप से। यूराल सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर। अगेन यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर। ये 5 चीज़ें हैं जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करती हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर और चूकी सागर को जोड़ती है। बेरिंग सागर प्रशांत महासागर में है, चूकी सागर आर्कटिक महासागर में है। और ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि, ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं मलेशिया के मलाया प्राद्वीप को अलग करती है। ये जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। अंडमान सागर प्रशांत महासागर में है, जावा सागर हिंद महासागर में है। नेक्स्ट सुंडा जल संधि, ये जल संधि सुमात्रा एवं जावा द्वीपों को पृथक करती है। लोम्बोक जल संधि, ये लोम्बोक एवं बाली द्वीपों के मध्य स्थित है। मकासर जल संधि, ये बोर्नियो द्वीप एवं सुलावेशी द्वीपों को पृथक करती है। ये सिलेब सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है पाक जल संधि, ये पाकिस्तान और ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है और मन्नार की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट हारमुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान तथा ईरान को अलग करता है। नेक्स्ट बाब अल मंदेव जल संधि, यह अफ्रीका एवं एशिया को अलग करती है, अर्थात ये जल संधि जिबूती और यमन को अलग करती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। बास्पोरस जल संधि, ये मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। ये टर्की में स्थित है। फर्च जल संधि, ये आजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। ग्रंथि ऐसा स्थान होता है जहाँ अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं। ग्रंथि ऐसा स्थान जहाँ से अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत हैं तिएनशान पर्वत, कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणी, तिब्बत का पठार, सुलेमान पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, अलबुर्ज पर्वत, जैक्रोस पर्वत, अनातोलिया का पठार, टारस का पठार, पोंटिंग का पठार, आर्मेनिया की ग्रंथि। पोंटिंग एवं टारस पर्वत, इन पर्वतों के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। ये अंतः पर्वतीय पठार हैं। इस पठारी क्षेत्र में दजला एवं फरात नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसी भाग में टर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात है। अलबुर्ज एवं जैग्रोस पर्वत, ये पर्वत ईरान के क्षेत्र में फैले हुए हैं। हिंदुकुश पर्वत, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। सुलेमान पर्वत एवं किरथर पहाड़ियाँ,
ये पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। तिनशन पर्वत, तारिम बेसिन, कुल्लू श्रेणी। भारत अराकान योमा पर्वत भारत में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अराकान योमा पर्वत भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये पर्वत भारत तथा म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। बारखोयांस्क पर्वत ये रूस देश में साइबेरिया में स्थित है। ये एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। ये इसको कोल्ड पोल शीत ध्रुव भी बोलते हैं। तथा पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। एशिया महाद्वीप की नदियाँ इसमें है दजला फरात नदी, इसका ओरिजिन टर्की के पठार से यह नदी निकलती है। इस इराक शहर से प्रवाहित होती हुई ये फारस की खाड़ी में गिर जाती है। इन नदियों के किनारे बगदाद शहर बसा हुआ है। सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। हुआंगहो नदी / पीली नदी ये नदी लोएस के पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ये नदी पीले सागर में गिर जाती है। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट आमूर नदी ये नदी रूस एवं चीन की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट इरावती नदी ये नदी म्यांमार में प्रवाहित होती है। इसे म्यांमार की गंगा कहा जाता है। इसका ओरिजिन तिब्बत के पठार से होता है। इसका मुहाना बे ऑफ बंगाल में है। ये नदी डेल्टा का निर्माण करती है। इरावती नदी इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। नेक्स्ट साल्विन नदी ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। यह म्यांमार तथा थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये नदी मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। मेकांग नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी फोम पेन बसी हुई है। नेक्स्ट रेड नदी ये नदी वियतनाम से प्रवाहित होती है। इस नदी का मुहाना दक्षिणी चीन सागर में है। वियतनाम की राजधानी हनोई इस नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट यांगजी नदी यांग टीसी क्यांग नदी भी कहते हैं इसे। इसका ओरिजिन चीन की कुनलुन पर्वत श्रेणी से निकलती है। इस नदी का मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदी हान रिवर है। ओब नदी येनिसी नदी लीना नदी ये नदियाँ साइबेरिया क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। ये सभी नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें कैस्पियन सागर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये झील 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है। इस झील के किनारे अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है। इस झील में वोल्गा एवं यूराल नदी आकर गिरती हैं। वान झील ये झील टर्की में स्थित है। ये विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। मृत सागर झील ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ये फ़िलिस्तीन, इज़राइल और जॉर्डन नामक देशों के साथ की सीमा पर स्थित है। ये फ़िलिस्तीन, इज़राइल और जॉर्डन नामक देशों की सीमा पर स्थित है। मृत सागर विश्व का सबसे निचला बिंदु माना जाता है। बैकाल झील ये साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई है 1765 मीटर। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे गहरी झील सबसे बड़ी झील होना चाहिए। बर्फ़ से जमे होने के कारण इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। ताजे / मीठे पानी की झील है। बैकाल झील ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट टांसले झील ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। कंबोडिया में स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल थार का मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। इसे पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। ये गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। ये अफ्रीका महाद्वीप
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो पृथ्वी के चारों गोलार्धों में स्थित है। सर्वाधिक अध्यारोपित सीमाएं अफ्रीका महाद्वीप में हैं। सुपर इम्पोज्ड लाइंस। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर अटलांटिक महासागर है, उत्तरी भाग पर भूमध्य सागर है, पूर्वी भाग पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, इसमें कटंगा का पठार, ये तांबा एवं यूरेनियम के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। इथोपिया का पठार भूमध्य रेखा के करीब स्थित है। यहाँ टाना झील है जिससे नीली नील का उद्गम होता है। अदामावा का पठार, ये पठार बॉक्साइट भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। सवाना घास वनस्पति इसी में पठार में है। अगला अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, एक एटलस पर्वत, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ वलित पर्वत है। ये मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया के देशों में फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है ये। दो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित 1000 किलोमीटर में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी थवाना नतलेनियाना है। थवाना नेतलेनियाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत की। तीसरा माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल, एक सहारा मरुस्थल, यह संसार का सबसे बड़ा गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका के लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। दो नूबियन मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका अर्थात मिस्र के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ प्रायः वर्षा प्राप्त नहीं होती। 3 कालाहारी मरुस्थल, यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में फैला हुआ मरुस्थल है। हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। बुशमैन जनजाति का निवास यहीं पर है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, एक कांगो या जायरे नदी, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका ओरिजिन टंगानिका झील अफ्रीका में होता है। इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। ये नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है। बोयोम जलप्रपात इस पर स्थित है। इस नदी के बेसिन में पिंगमी जनजाति पाई जाती है। इस नदी के बेसिन में पिंगमी जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति दुनिया के सबसे छोटे कद वाले लोग हैं। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई। इस महाद्वीप को नई दुनिया का देश कहा जाता है। मध्य अमेरिका में कुल 7 देश हैं। 1 ग्वाटेमाला, 2 बेलीज, 3 एल सल्वाडोर, 4 होंडुरस, 5 पनामा, 6 निकारागुआ, 7 कोस्टारिका। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका के हिस्से में है, जबकि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण यूरोप के डेनमार्क देश का है। फ्लोरिडा की जलसंधि क्यूबा तथा मैक्सिको को अलग करता है। मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। क्यूबा को अमेरिकी क्षेत्र से अलग करता है। डेविस जलसंधि जोड़ती है बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को, अलग करती है बैफिन द्वीप एवं ग्रीनलैंड को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, बुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली या माउंट मैकनले। यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का श्रेणी में स्थित है।
यहाँ पर प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रेणी है और अपलेशियन पर्वत भी यहीं पर है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है। 49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यह विश्व की सबसे शांत सीमा है। यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर पाई जाने वाली झीलों को महान झील कहा जाता है। अलास्का और कनाडा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इनकी सीमा बनाती है। अलास्का और कनाडा की 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सुपीरियर झील ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मिशिगन झील ये झील का संपूर्ण विस्तार यूएसए में है। शिकागो झील ये विश्व की सबसे बड़ी मिशिगन झील इसका विस्तार संपूर्ण यूएसए में है। इसके किनारे बसा शहर शिकागो शहर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। ईरी झील, ओंटारियो झील और ह्यूरॉन झील 5 झीलें हैं यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। कनाडा की प्रमुख झीलें ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील। अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है। यह एक वलित पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांकागुआ, विश्व 6960 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। माउंट एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख घास के मैदान लानोज, वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। कैंपोज, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है पंपास। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। साउथ अमेरिका की प्रमुख नदियाँ अमेज़न नदी, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। संसार में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। ये नदी विषुवत रेखा पर डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र इसी नदी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है ग्रान चाको वन, अत्यंत कठोर लकड़ी के वन हैं। बोलिविया, पराग्वे, दक्षिण ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक देश ब्राज़ील है। कॉफ़ी के बागान फेजेंडा में और कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस में स्थित है ब्राज़ील के। टिटिकाका झील पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशियानिया महाद्वीप। इस महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सहित 22 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी कहा जाता है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं इस महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नदियां हैं, इसमें मरले और डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे और डार्लिंग नदी। इन नदियों के क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यहाँ मैरिनो भेड़ से ऊन का उत्पादन किया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप में भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र नंबर 1 दक्षिण गंगोत्री 1983 में हुआ था। नंबर 2 मैत्री 1889 में हुआ था। नंबर 3 भारती 2015 से वर्तमान तक 3 अनुसंधान केंद्र अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंस मैसिफ। अंटार्कटिक का महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है माउंट इरेबस। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप।
इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति यहाँ पर हुई। ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम में आते हैं उत्तरी आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है, फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करती है। काकेशस पर्वत काला सागर एवं कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित है। माउंट एलब्रूज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है, काकेशस पर्वत पे। आल्प्स पर्वत ये एक वलित पर्वत है। फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्विट्ज़रलैंड किस बॉर्डर पे स्थित है ये। राइन नदी स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में गिरती है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग वाली नदी है राइन नदी। इस पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है।